किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं आपकी सेवा में एक बार फिर आपके हिंदी प्रैक्टिस सेट 5 को लेकर के लगातार 4 सेट आप लोगों ने किए हैं और उम्मीद है काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने उनको अध्ययन किया होगा और उनसे होने वाली गलतियों को भी आपने लगातार सीख रहे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे भी इसी तरह निरंतर इसके साथ जुड़े रहेंगे, आज की क्लास से प्रारंभ करते हैं। और आज की सेवा का पहला प्रश्न आपके सामने, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ध्यान रखना होगा, वर्तनी की बात हो रही है बेटा, और ये कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य क्या होने वाला है, अशुद्ध वाक्य क्या होने वाला है इसके अंदर। तो मेरे भाई 3 इसमें शुद्ध दे रखे होंगे सर, उनको देखना है। अशुद्ध का मतलब है उस वाक्य के अंदर आपको त्रुटि पहचानी है तो अशुद्ध का पता चल जाएगा। तो आइए भाई जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे पा रहे होंगे, जल्दी से जवाब देंगे भाई आप लोग। क्या आप लोगों का जवाब आने वाला है? चलिए देखते हैं भाई। मैं आपसे असहमत नहीं हूं, ये तो जहां तक है सर बिल्कुल सही है आपका। माउंट आबू के मंदिर देखने लायक हैं, माउंट आबू के मंदिर देखने लायक हूं। मेरे पास 4 रुपये से अधिक नहीं है, यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य है। देखिए बिल्कुल सही जवाब है सर यहाँ से कि आपके ऑप्शन नंबर डी में स्वीकार्य है। स्वीकार्य नहीं होगा सर, ये आपका वर्तनी का यहाँ त्रुटि है, स्वीकार है, ये इसमें वर्तनी की त्रुटि आप लोगों की आ चुकी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो अशुद्ध वर्तनी को देखने के लिए, अशुद्ध वाक्य को देखने के लिए आपको पहचान होनी चाहिए कि कहीं शब्द की वर्तनी तो नहीं गलत की है, कहीं कारक की वर्तनी तो नहीं की है, इसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया किसी की भी त्रुटि हो सकती है। तो आप लोगों को वाक्य के संबंध में सारी जानकारियां होनी बहुत आवश्यक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ आपका। देखिए निम्न में से किस वाक्य में अधम के सही पर्यायवाची, देखिए आपसे वाक्य में देकर के कह रहा है अधम के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग आप लोगों को बताना होगा। अधम का सही पर्यायवाची क्या होने वाला है भाई यहाँ से? वह बहुत नीच व्यक्ति है, मोहन अत्यंत विद्वान है, यह रास्ता नीचे की ओर जाता है, राकेश सदैव अधर्म का पक्ष लेता है। अधम का मतलब क्या होगा? अधम का मतलब आप लोगों को देखना होगा, उसी से संबंध यहाँ आपको क्या करना है, समानार्थी जो होते हैं उसी पर्यायवाची हम बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जवाब देंगे सर बहुत, वह बहुत, अधम का मतलब है बहुत, कहते हैं ना यार तू बहुत अधर्मी व्यक्ति है, मतलब बहुत गिरा हुआ व्यक्ति है। तो उसको एक समानार्थी के रूप में क्या जवाब दे पा रहे होंगे आप लोग कि वह बहुत नीच व्यक्ति है, वह बहुत नीच व्यक्ति है। पर्यायवाची सीधा सीधा नहीं पूछने वाला है, वाक्य में देकर के पूछेगा, बात तो वही है लेकिन उसे वाक्य में प्रयोग करके आप लोगों को दिया जा रहा है। इसलिए बहुत ध्यान देना होगा आप लोगों को कि किस तरह से हमें इनको सही करना है। याद होने के साथ साथ उस वाक्य में देख लो, बात तो सारी चीजें वही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए संज्ञा कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा से प्रश्न पूछा गया है। तो सारे स्टूडेंट जवाब दे पा रहे होंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा का सही उदाहरण क्या होने वाला है। ऑप्शन है कोयला, साहस, सूरज और विद्यार्थी। तो जल्दी से सही जवाब देंगे भाई कि द्रव्यवाचक संज्ञा का सही जवाब क्या हो जाएगा।
देखिए विद्यार्थियों, द्रव्यवाचक संज्ञा हमारी जो होती है मूलतः 3 प्रकार की और मुख्यतः टोटल 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। तो उनमें से एक संज्ञा होती है आपकी द्रव्यवाचक। यदि मैं बात करूं संज्ञाओं को लेकर के, तो एक होती है जातिवाचक, दूसरी होती है आपकी यहाँ से व्यक्तिवाचक, तीसरी होती है आपकी भाववाचक, चौथी होती है द्रव्यवाचक और 5वीं होती है समूहवाचक आपकी। तो ये 5 प्रकार की संज्ञाएं, उन्हीं में से द्रव्यवाचक की बात कर रहा है। तो द्रव्यवाचक का मतलब क्या है? जिनको नापा व तोला जा सकता है उन्हें द्रव्यवाचक कहा जाता है। तो आइए कौन सी संज्ञा यहाँ पर होने वाली है। यदि मैं बात करूँ विद्यार्थी को लेकर के, तो विद्यार्थी एक समूह है, समष्टि है, एक वर्ग है, ठीक है। तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी सर? ये तो आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, समष्टि वर्ग के साथ में आता है। बात करें सर सूरज को लेकर के, तो सूरज ग्रह की बात करें सर, यदि तारों की बात करूं, तारों में से एक को बाहर निकाला है आप लोगों ने, तो सूरज क्या रहेगा सर? ये तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ये तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बात करें सर साहस की, साहस का एक भाव है, ये जो भाव है जिसे छुआ ना जा सके, जिसे महसूस किया जा सके, उसका नाम हो जाएगा भाववाचक। तो हमने तीनों को इस तरह से डिसाइड किया है, पढ़ा है आपका। तो हमारे पास में क्या है सर? कोयला अपने आप में जिसको नापा तोला जा सके, तो कोयला को जो हम क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं। तो कोयला के साथ में यहाँ जवाब द्रव्यवाचक का आपका हो जाएगा। यही से प्रश्न का एकदम सही जवाब होने वाला है आपका। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ आप यहाँ से, जिसमें दया की भावना न हो, जिसमें दया की भावना न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द का प्रयोग करना होगा। लगातार शब्दावली आप लोग पढ़ते रहिए। जिसमें दया की भावना ना हो, उसके लिए क्या एक शब्द देंगे आप लोग, जिसके अंदर किसी के लिए दया नहीं हो, बिल्कुल निर्मम व्यक्ति है, किसी पर दया करना जानता ही नहीं है, क्रूर व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं। तो उस प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है? यदि मैं बात करूं, देखिए भय और ए की बात करें, नहीं, भय का मतलब है सर डर, जैसे तो निर्भीक जो होता है उसे अभय कहते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता आपका। निर्जीव, जिसके अंदर जीव नहीं होता है भाई। निर्भय, जिसे निर्भय का भी मतलब वही है, अभय का मतलब भी वही है आपका, कि जिससे कोई जिसे डर ना लगता हो। तो मेरे भाई ये भी प्रश्न का सही जवाब नहीं हो सकता। निर्दय, आपका निर्दय जो होता है, दय का मतलब है दया करना, नी का मतलब नहीं। तो जो दया नहीं करता है उसी को तो हम कह रहे हैं कि जिसमें दया की भावना नहीं होती है, उसी को क्या कहते हैं? निर्दय आपका। तो ये इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा आपका। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अब यहां से निम्न विकल्पों में से जो जाना न जा सके, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का प्रयोग करना। एक और वाक्यांश है आपके लिए, लगातार जवाब दें भाई, आप याद करिए वाक्यांशों को, बिना शब्दावली याद किए आप SSGD के अंदर जो स्कोर भी इसका अपने दिमाग में हमने बिठाया है उसे आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करें सर यहाँ से सर्वज्ञ, अनन्य, अज्ञेय या प्रमेय। जो जाना न जा सके, जो देखिए सर्वज्ञ, सर्व का मतलब सब कुछ, ज्ञ का मतलब ज्ञान, तो ये तो क्या हो जाएगा? सर्व का सभी ज्ञान को जानने वाला तो सर्वज्ञ हो जाएगा आपको, तो ये तो हो नहीं सकता है आपका भाई, ठीक है। ने मतलब क्या सर? लचीला, कठोर होता है। ने आपका जो है ए का मतलब नहीं, तो जो कठोर नहीं होता है, तो ये भी आपका जवाब नहीं हो सकता है सही। अच्छा बात करें सर यहाँ से, ज्ञ का मतलब है कि जानना और ए का मतलब है नहीं। याद करना, उपसर्ग जो दे रखा है इसका मतलब यहाँ से नहीं है, तो जिसे जाना नहीं जा सके, तो नहीं की बात कर रहे हैं, तो यही इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। जो जाना न जा सके उसे क्या कहेंगे? अज्ञेय। ज्ञ का मतलब है ज्ञान, ए का मतलब है नहीं, ठीक है, या ज्ञ का मतलब है जानना आपका। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़िए, अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द। अब ये वर्ड है अव्यवस्था। व्यवस्था जो सोचा आप व्यवस्था बनाते हैं, सामग्री करते हैं किसी चीज कार्यक्रम को करने के लिए। व्यवस्था का मतलब है देख रेख करना, वहाँ से
किसी कार्य को करने के लिए संसाधनों की ज़रूरत है, सारी चीज़ें, ये व्यवस्था कहलाती है। कहते हैं ना यार इनडिसिप्लिन जो होता है आपका, तो अव्यवस्था का विलोम शब्द पूछ रहा है। तेजी से आप लोग बता रहे होंगे। बिल्कुल सर, क्या गड़बड़ होगी? बिल्कुल नहीं सर। यहाँ से कुव्यवस्था, कुव्यवस्था का मतलब भी सर कु का मतलब भी नहीं है, कु का मतलब भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अराजकता, अराजकता ए का मतलब भी नहीं है सर। राज्य के अंदर अराजकता फैलाना, कहने का मतलब है सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसे अराजकता कहा जाता है, तो सर ये भी नहीं हो सकता है आपका। हाँ, व्यवस्था, डिसिप्लिन, सु माने करना, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। जहाँ बात कर रहा था व्यवस्था नहीं बनाने की बात, वहाँ बात होगी अब उसके संबंध में व्यवस्था बनाना, तो सुव्यवस्था इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का प्रयोग पता करना है आपको। दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना इन 4 में से। इसका मतलब है कि 3 आपके शुद्ध होंगे और 1 आपका अशुद्ध है, उसे जल्दी से पहचानिए। क्या इस प्रश्न का जवाब आप लोग देने वाले हैं भाई? इन 3 में से ही आप जवाब देना। ये तो आपका ऊपर वाला ही टाइप हो गया सर। यहाँ से प्रश्न ए, बी और सी को लेकर के, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई। मनोहर या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा आपका। देखिए ये कह रहा है अशुद्ध वाक्य को, अशुद्धि को जल्दी से पहचानिए। मनोहर या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा, ये तो एकदम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। हर शब्द अपने आप में सही लिखा हुआ है। मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई, ये बात भी बिल्कुल सही है आपका। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। देखिए यहाँ बुखार उतर जाएगा या कम हो जाएगा, यहाँ आप लोग इसके साथ इसे यूज कभी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके जगह आपका कम के संबंध में एक और समानार्थी यदि यूज करते हैं तो तब इसका शुद्ध वाक्य आपका होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला है निम्न वाक्य में रेखांकित खंड पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना होगा। अब क्या है, अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाला। अब देखो यहाँ आपको इनडायरेक्ट वे में क्या सर, यहाँ से वर्तनी तो बात कर रहा है आपका, वाक्य को शुद्ध कराने की बात कर रहा है, या अशुद्ध लिखा हुआ है आपका, तो क्या रहेगा आप लोगों का इसमें शुद्ध जवाब सर? यहाँ से जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। इसमें क्या जवाब रहेगा भाई? अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाला थोड़ी आएगा ना, पुस्तक अपने आप में क्या है? पुस्तक अपने आप में एक स्त्रीलिंग है भाई, यहाँ से, ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग है, तो हमारे पास में जो रहेगी क्रिया वो भी स्त्रीलिंग की होनी चाहिए, क्योंकि कर्म का इफेक्ट पड़ेगा सर यहाँ से। तो निकाला, क्या निकाला सर? निकाल ये भी गलत होगा, निकालें ये भी गलत, तो यहाँ से निकाली है ना। अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाली, यही से प्रश्न के साथ में सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, अपितु वह खाली जगह से प्रकाश पाता है। अब बताइए, अब किससे पाएगा? अब सूरज से पाएगा, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके संबंध में पूछना क्या चाह रहा है? देखो, सूरज के पर्यायवाची से उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कहने का मतलब है कि सूरज का पर्यायवाची आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्या जवाब आप लोग देने वाले हैं? ललित होगा, भूधर होगा, आदित्य होगा, हिमकर होगा? बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब। सूरज रोशनी देने वाला, तो उसको क्या होगा भाई? यहाँ से क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने सर, आदित्य। आदित्य सूरज का अपना एक पर्यायवाची होता है। जैसे कि बात करूं हिम की बात करें सर, बर्फ की बात होगी तो जैसे तो हो ही नहीं सकता है आपका। भू माने भूमि, धर माने ठाने वाला, भाई यहाँ से तो भूधर भी नहीं हो सकता है और ललित भी आपका नहीं है। तो आदित्य सूरज का अपना एक पर्यायवाची होगा भाई। आगे बात करें अगले प्रश्न की तरफ। जो भूखे गर्भ का हाल जानता हो, भूखे गर्भ का हाल जानता हो,
वाक्यांशों के लिए इनमें से सही शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पर बहुत प्रश्न बने हैं, तो इसलिए आप लोग बहुत लगातार उसे याद करेंगे, अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, क्या भूगर्भ देवता, ब्रह्म ज्ञानी, परमेश्वर, परम ज्ञानी, क्या सही जवाब होने वाला है? देखिए परम ज्ञानी जो होता है, परम ज्ञानी का मतलब है उस परमपिता परमात्मा के बारे में जानकारी रखना, तो ये तो हो नहीं सकता है आपका। परमेश्वर, परमेश्वर परम प्लस ईश्वर, ईश्वरों में उत्तम, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है भाई। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला ब्रह्म ज्ञानी कहलाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो भू के गर्भ का हाल जानने वाला कौन होगा? भूगर्भ देवता, भूगर्भ देवता ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, भूगर्भ देवता। आगे बढ़िए, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है? कल भी आपका एक सेट में क्रिया विशेषण से प्रश्न पूछा गया था, लेकिन उसने वाक्य में देकर क्रिया विशेषण की बात कर रहा था, लेकिन आज यहाँ केवल क्रिया विशेषण शब्द की बात की जा रही है। कल भी बताया था, एक बार फिर बताएंगे आपको। क्रिया विशेषण दो प्रकार से यूज किया जाता है, एक तो वाक्य में देता है वो, तो फिर वहाँ क्रिया की विशेषता बताएगा। दूसरी तरफ इसकी अपनी पहचान है कि क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जिसका लिंग वचन परिवर्तन नहीं होता है, मतलब अविकारी, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं किए जा सकते। तो कौन सा हुआ क्रिया विशेषण इसमें? देखिए, कल, क्या, जब और कब, ये कह रहा है नहीं है, नहीं है क्रिया विशेषण। तो मेरे भाई क्या नहीं होगा? सर क्या जो है ये क्रिया विशेषण आपका नहीं होगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात हम कर रहे होंगे, तो यही इस प्रश्न का सही जवाब। कल का कलो थोड़ी बन सकता है आपका, जब का जबो नहीं बन सकता है, कब का कबो नहीं बन सकता है। जब इनका कोई लिंग वचन परिवर्तन नहीं हो सकता तो ये क्रिया विशेषण हो सकते हैं, और जिसका लिंग वचन परिवर्तन हो जाएगा वो क्रिया विशेषण नहीं होगा। जैसा कि क्या है, क्या को हम क्यों बोलते हैं ना, क्यों भी बोला जाता है तो वो परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए ये अपने आप में क्या हुआ? सर प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात हो रही थी, यही इसके अंदर अलग है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द एक और सर यही टाइप हो गया, ये तो आपका। आगे चलिए, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? सबसे उपयुक्त विकल्प, करत करत अभ्यास के आदमी होत सुजान। ये बहुत ही अच्छा कबीरदास जी का अपना एक दोहा है, जो कि आज के इस आधुनिक युग के विद्यार्थियों पर कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम फिट बैठता है। करत करत अभ्यास के होत सुजान, अभ्यास करने से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। अभ्यास जो नहीं करता है वो सफलता के नज़दीक रह करके भी सफलता से वंचित रह जाता है, वो वजह वही है। तो करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, जड़ मत होत सुजान, बहुत अच्छा वाक्य है। तो क्या आंसर रहेगा इसका? जड़ मत होत सुजान। व्यक्ति अभ्यास लगातार करता है तभी वो एक श्रेष्ठ कैटेगरी में, तभी वो एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाता है। बिना अभ्यास के कोई भी कुछ कर नहीं पाता है। ठीक है, तो अपने दिमाग में इस पैराग्राफ को बिठा लीजिए। यदि आप लोगों को एसएससी जीडी के अंदर अपने आप को एक वैकेंसी के तौर पर एक वर्दी के लिए आपको तैयार करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हथेली पर सरसों जमाना, भाई एकदम एक और मुहावरा जो आज के लेटेस्ट आधुनिक मॉडर्न स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फिट बैठेगा कहीं ना कहीं। हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का सही अर्थ है अच्छी फसल होना, कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना, दूसरे की भलाई के लिए खुद को मुश्किल में डालना, कृषि करना। जल्दी से जवाब देंगे, हथेली पर सरसों जमाना। अरे आपने देखा होगा गांव में आम तौर पर कहते हुए, बुजुर्गों को सुना होगा आप लोगों ने कि कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, किसी भी कार्य का सुझाव दिया, कोई बोलेगा हाँ यार हो जाना चाहिए, तो बोलते हैं ना यार हथेली पे सरसों थोड़ी जमती है ना। हथेली से सरसों का मतलब है आपने कहा और तुरंत कार्य हो गया।
तो क्या है इसका आंसर? अच्छी फसल होना एकदम गलत आंसर होगा। दूसरे की भलाई के लिए खुद को मुश्किल में डालना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। हथेली पे सरसों जमाना आपका। कृषि करना ये होगा नहीं, तो क्या बचा? कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना, ये आपका यहाँ से एक उचित अर्थ हो जाएगा। उचित अर्थ आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए। नीचे दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? देखो, ये आपका एक अशुद्ध वाक्य है, यहां शुद्ध वाक्य लेकर के आपको आना होगा। क्या होगा? मेरे को दिल्ली जाना है। अब अशुद्धि क्या है भाई? यहां देखो, मेरे को दिल्ली जाना है, क्या सही होगा इसका जवाब? देखिए, क्या तेरे को होगा, क्या इसका होगा, क्या इसकी होगा, या मुझे होगा? किसको जाना होगा दिल्ली? तो सर यहाँ इसकी तो हो ही नहीं सकता, इसकी दिल्ली जाना है, इसका दिल्ली जाना है। तेरे को, ये तो ऑलरेडी मेरे को और तेरे को ये रिप्लेस कर रहा है आपका। बचा क्या तुम्हारे पास में? ऑप्शन डी, मुझे दिल्ली जाना है। ये एकदम सही और सटीक जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहां से 5 क्वेश्चन पैराग्राफ पर है। पैराग्राफ पेपर के अंदर बेटा किसी भी प्रकार का आ सकता है। कुछ पैराग्राफ ऐसे होंगे जो सिंपली वे में आप लोग क्वेश्चन पढ़ा और आपने ढूंढा और आंसर आ गया, लेकिन कुछ साहित्य के तौर पर भी पैराग्राफ आपको नजर आएंगे। उसी में से एक ये पैराग्राफ है। तो साहित्य में कुछ तो उस क्वेश्चन के सेंस के हिसाब से, और फिर कुछ आपके पैराग्राफ की मदद से ही आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए भाई बात करते हैं, पहले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न देखा जाए कि प्रश्न में दिया क्या है। प्रश्न में कहा है, गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की रचना का निबंध का अर्थ वहन करने में सक्षम है। अब आपको कैसे ढूंढना है, ध्यान रखना, निबंध का अर्थ वहन करने में ये शब्द जहां पर भी आएगा आप वहीं पर अंडरलाइन कर देंगे। जहां पर यह शब्द आएगा वहीं पर आप लोग इसे क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। किसको? निबंध का अर्थ वहन करने में, ये इसका मुख्य शब्द है। तो आइए भाई बात करें अपने इस पैराग्राफ में। निबंध शब्द अंग्रेजी के ऐसे का हिंदी पर्याय है, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी विषय पर विचारों को सूत्रबद्ध करना, एकत्र करना, सूचित करना, संगठित करना आदि। विचार प्रधान रचना ही निबंध का, देखिए, निबंध का अर्थ वहन करने में सक्षम कही जा सकती है। कौन? विचार प्रधान रचना क्या कर सकते हैं? निबंध का अर्थ वहन करने में सक्षम की जा सकती है। तो ये यहीं तक आपका रखना है, आगे नहीं जाना है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। देखिए, राष्ट्रीय रचना आया, बिल्कुल नहीं आया। आपका क्या आया था? विचार प्रधान रचना। विचार प्रधान रचना इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से क्या निबंध का प्रमुख गुण नहीं है? प्रमुख गुण कौन सा नहीं है? विषय का तार्किक विश्लेषण, कलात्मक वैशिष्ट्य, कवि की कलात्मकता, पाठकों से आत्मीयता। देखो, कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो गद्यांश के सेंस के आधार पर या अपने खुद के सेंस के आधार पर। अब ये कह रहा है कोई निबंध होगा, निबंध का प्रमुख गुण कौन सा नहीं हो सकता है? विषय का तार्किक विश्लेषण। सर निबंध लिखा जाएगा तो उस विषय पर तार्किक विश्लेषण तो होगा ही आपका। ये वो क्वेश्चन है जहां हम पैराग्राफ बिना देखे आंसर जवाब देंगे। देखिए, विषय का तार्किक विश्लेषण निबंध तो हमेशा करता है, हमेशा गुणों का विश्लेषण ही किया जाता है। कवि की कलात्मकता, कवि अपनी कलात्मकता का ही वहां पर विवेचन देता है पैराग्राफ के अंदर, तो ये तो हो जाएगा। ये भी आपका पाठकों से आत्मीयता, बिल्कुल पाठकों के साथ में मिलकर के अपनी सारी रचनाओं का संचरण करता है, तो ये भी आपका हो जाएगा। कलात्मक वैशिष्ट्य आपका नहीं हो सकता है कि वो हट करके काम करे। तो ये कुछ शब्द हैं जो आप यहाँ से अपने कॉमन सेंस के आधार पर भी हम कर सकते हैं। तो ये कलात्मक वैशिष्ट्य क्या हम देख सकते हैं सर यहाँ से कलात्मक वैशिष्ट्य के बारे में? क्या ये हमारा हो सकता है सर? यहाँ से उन सारे शब्दों को आप लोग देखेंगे। देखिए, विषय का तार्किक विश्लेषण दिया था उसने, बिल्कुल सही बात है। रोचकता, सतर्कता, पाठकों से आत्मीयता, कलात्मक विशिष्ट निबंध के प्रमुख गुण हैं। एक मिनट,
विषय का तार्किक विश्लेषण, रोचकता, सरलता, पाठकों से आत्मीयता, कलात्मक वैशिष्ट्य प्रमुख गुण हैं। ये तो प्रमुख गुण हैं। रुकिए, ये तो आपके एक विषय में ही आपके बन गए बेटा। नहीं, विषय के तार्किक विश्लेषण, कलात्मक वैशिष्ट्य, पाठकों की आत्मीयता, कवि की कलात्मकता, कवि अपनी कवि, देखो थोड़ा सा गलत हुआ, कवि भी ध्यान दो, साहित्य के तौर पर कवि भी अपनी कला का परचम नहीं कराता है, कवि अपने शब्द वाणी का परचम कराता है। कला का मतलब है कुछ वहाँ से कवि कुछ ऐसा चमत्कार नहीं करेगा कि जहाँ से किसी पर कोई प्रभाव पड़े, नहीं, वो अपनी वाणी से ही चमत्कार करता है हमेशा। हाँ, इसलिए कवि की कलात्मकता इसमें नहीं आने वाली है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका इसमें, गद्यांश के अनुसार विषय में नवीनता किस प्रकार से आती है? निरंतरता से। अब वर्ड क्या है? विषय में नवीनता। विषय में नवीनता किस प्रकार से आती है? तो देखो भाई, विषय में नवीनता किस प्रकार से आती है, नवीनता वर्ड को आपको देखना है भाई, कहाँ से रहेगा इसमें। निबंध के प्रमुख गुण, निबंध विधा का विकास आधुनिक युग में हुआ। संस्कृत साहित्य में निबंध बौद्धिक अभिव्यक्ति का माध्यम भर, निजी अनुभूति, सहजता, स्वच्छंदता, प्रभावित जैसे गुणों का इनमें अभाव था। आधुनिक युग का निबंध साहित्य से सर्वथा भिन्न है। किसी भी विषय पर व्यक्तिगत विचारों को अवैध प्रदान करने हेतु निबंध स्वच्छता जी विषय के प्रतिपादन में नवीनता लाता है। नवीनता लाता है। किसी भी विषय पर निबंध रचना की जा सकती है। अब यहाँ से किस पर नवीनता की बात कर रहा है बेटा वो आपका देखिए आपका निरंतरता से, नवीनता, स्वच्छंद चिंतन से, नैतिकता से, आधुनिकता से। तो गद्यांश के अनुसार विषय में नवीनता किस प्रकार लाई जा सकती है? निरंतरता से, स्वच्छंद चिंतन से, नैतिकता से और आधुनिकता से। तो किस में आने वाली है भाई यहाँ से आपका? तो ये जवाब रहेगा सर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छंद चिंतन से यहाँ पर नवीनता लाई जा सकती है। आगे देखिए भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकार की कसौटी किसे माना है? नाटक को, निबंध को, कहानी को या एकांकी को? अब एक बात बताइए, ये निबंध पूरा लिखा हुआ है तो रामचंद्र शुक्ल किसका मानने वाले? क्या नाटक तो ये है ही नहीं आपका, कहानी भी नहीं है, एकांकी भी नहीं है, तो किसका होगा? निबंध ही होगा आपका जवाब। बिल्कुल, इससे अब ये है आपका सेंस के आधार पर। रामचंद्र शुक्ल जब निबंध लिखा है तो निबंध के आधार पर ही ये कसौटी सही होगी आपकी। इसके बाद में आज का अंतिम क्वेश्चन है, वैशिष्ट्य शब्द का समानार्थी क्या होगा? वैशिष्ट्य का समानार्थी ऐसे पर्यायवाची क्या होने वाला है? भिन्नता, बनावट, विशेषता या विषय? विशिष्ट शब्द का समानार्थी भिन्नता, बनावट, विशेषता या विषय? जल्दी से इसमें बता रहे होंगे आप लोग। ये समानार्थी है, इसमें पूछा गया है आपका। तो देखिए भाई, विशिष्ट का मतलब भिन्नता नहीं हो सकती। विशिष्ट का मतलब है कि कभी किसी को अलग करने की बात नहीं करता है। बनावट, दिखावे की भी बात नहीं करेगा। विषय की बात नहीं करेगा। विशेषता, ये एकदम सही जवाब है। वैशिष्ट का जो समानार्थी है वो है विशेषता। उसके अंदर अलग अलग प्रकार की कैटेगरी को लेकर के आना विशेषताएं कहलाती हैं सर। उसके गुणों की बात कर सकता है कभी यहाँ से। तो ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। 20वां प्रश्न आपका हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए, इस सभी का ब्यौरा आप लोग कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।